गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। इस वीडियो को देखने से पहले इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हम लोग जो टॉपिक चल रहे थे भाषा और चिंतन, आज हम लोग 2-3 क्लास पहले हम लोग कर चुके हैं। आज उससे आगे को देखेंगे। तो इसमें हम लोग को पढ़ना है कि भाषा विकास का सिद्धांत, यानी भाषा विकास के संबंध में कौन कौन सा सिद्धांत दिया गया है। तो ये सिद्धांत, पहला सिद्धांत जो है वेंडुरा का सिद्धांत। अब वेंडुरा का सिद्धांत, इसके बाद परिपक्वता का सिद्धांत, अनुबंध का सिद्धांत। तो ये सिद्धांत क्या कहता है, इसको हम लोग देखें। वेंडुरा साहब ने ये कहा कि बच्चे जब सीखते हैं तो समाज से और अपने परिवार से, यानी अनुकरण के माध्यम से। तो वेंडुरा का जो सामाजिक सीखने का सिद्धांत में क्या है, अनुकरण पर बल देते हैं। अनुकरण पहले भी हमने बताया था कि अनुकरण का मतलब होता है कि एक दूसरे की नकल करना। तो बच्चे जिस परिवार में रहते हैं तो परिवार के लोगों द्वारा बोले गए भाषाओं का अनुकरण करते हैं और उसी के आधार पर वो बोलते हैं। इसमें कहा गया कि वेंडुरा ने अपने सामाजिक सीखने के सिद्धांत में अनुकरण पर बल देते हुए कहा कि बालक अपने परिवार तथा पास पड़ोस में प्रयोग किए जाने वाले भाषाओं का प्रयोग करते हैं, यानी उस माध्यम से ही वह सीखते हैं। अनुकरण का मतलब क्या है, नकल करना। नकल करना का मतलब कि जैसे बड़े बोल रहे हैं उसी तरह से बच्चे भी बोले। दूसरा सिद्धांत है परिपक्वता का सिद्धांत। परिपक्वता कहने का मतलब है कि जो भाषा में कितनी शुद्धता है और वह किस तरह से बोली जा रही है। तो किस तरह से बोली जा रही है, तो उसमें जो है यानी उसके स्वर का उतार चढ़ाव, यानी इसमें किसका प्रयोग जो है सम्मिलित होता है। तो उसके और जो उसमें अवयवों पर नियंत्रण, ठीक है, भाषा और इसके स्वरों पर नियंत्रण। बोलने में किसका प्रयोग किया जाता है, तो जिह्वा का, गला का, तालु का, होंठ का, दांत का तथा स्वर नियंत्रण जिम्मेवार होता है। तो यह है परिपक्वता का सिद्धांत, यानी इसमें अगर किसी तरह की कोई त्रुटि नहीं है तो वो बच्चे उस भाषा को सीख जाते हैं और उनकी भाषाएं अच्छी हो जाती है। तो ये कौन सा आ गया, ये परिपक्वता का सिद्धांत। फिर है अनुबंध का सिद्धांत। अनुबंध का सिद्धांत, अनुबंध का मतलब होता है कि किसी अमूर्त वस्तु को मूर्त वस्तु के साथ जोड़ना। अब ये सवाल उठता है कि मूर्त वस्तु किसको कहते हैं और अमूर्त वस्तु किसको कहते हैं। तो अमूर्त उसको कहते हैं जिसको छुआ नहीं जा सकता है, यानी उसको एक फीलिंग किया जा सकता है, यानी उसको हम एहसास कर सकते हैं। और मूर्त वस्तु उसको कहा जाता है जिसको हम लोग छू सकते हैं। यानी अगर हम लोग बतलाएं कि आगरा का ताजमहल, तो अभी हमारे एक मस्तिष्क में आगरा का ताजमहल, यानी ताजमहल की एक, ताजमहल यहां पास मौजूद नहीं है लेकिन एक सीन बन गया कि वह ताजमहल है। तो वह क्या हो गया, अमूर्त हो गया। लेकिन जब बच्चे को विजिट कराएं, जब उसको ले जाएं और देखें कि देखो यही जो है वो आगरा का ताजमहल है, जो आगरा में स्थित है, यानी ताजमहल को जब विजिट कराएंगे तो वह मूर्त वस्तु है। तो उससे पहले जो उसको ज्ञान दिया गया तो वह अमूर्त है, और जब उसको दिखाकर जब ज्ञान दिया गया तो वह मूर्त हो जाता है। यानी बच्चे अमूर्त से मूर्ति की ओर वह अग्रसर हो जाते हैं, यानी उससे वह सीख जाते हैं। जैसे बच्चे को अगर ये दिखाया जाए, पढ़ाया जाए कि बच्चा देखो ये लिखा हुआ है सेब, लेकिन जब उसको सेब दिखाकर बताया जाए तो बच्चा आसानी से समझ लेता है। तो इसी तरह से अनुबंध का सिद्धांत क्या कहता है कि बच्चे जो है वह सीखना अमूर्त नहीं होता है, बल्कि मूर्त वस्तुओं से जोड़कर उन्हें शब्दों की जानकारी दी जाती है, तो बच्चे अच्छी तरह से भाषा को सीख लेते हैं। तो हम लोग देखेंगे ना कि अगला जो सिद्धांत जो है वह अनुकरण का सिद्धांत। तो अनुकरण के बारे में हमने बता दिया है। अनुकरण का मतलब नकल करना, और नकल करके बच्चे सीख लेते हैं।
अब इसके संबंध में जो आता है कि अनुकरण के सिद्धांत का में किसने सहयोग दिया, तो उन वैज्ञानिकों का नाम है चेपनी, सर्ली, कर्टी, वेलेंटाइन आदि मनोवैज्ञानिक ने क्या किया, अनुकरण द्वारा भाषा सीखने पर बल दिया। यानी नाम याद रखना है, किसने, चैपनीज, सर्ली, कर्टी, वेलेंटाइन। ठीक है। अब जो है चोम्स्की का भाषा अर्जित करने का सिद्धांत। अब चोम्स्की का क्या कहना है, तो चोम्स्की जो है कि बच्चे शब्दों की एक निश्चित संख्या को मिलाकर वह वाक्य बनाना सीख लेते हैं। यानी निश्चित संख्या से कुछ निश्चित नियम का अनुकरण करते हुए क्या करते हैं, वह वाक्यों का निर्माण कर लेते हैं। जैसे बच्चे जब बोलना स्टार्ट करते हैं तो उनके पास शब्द जो है वह निश्चित होते हैं, यानी शब्दों की कम संख्या होती है, लेकिन उसी को वह जोड़कर वाक्य बना लेते हैं। यानी यह अवस्था है जब बच्चा शेषवा अवस्था से जब ऊपर की ओर बढ़ता है तो ये काम होता है। यानी चिमनिस्की का क्या कहना है कि बच्चे के शब्दों की निश्चित संख्या से कुछ निश्चित नियमों का अनुकरण करते हुए वाक्यों का निर्माण सीख लेते हैं। चलो, तो अब हम लोग देखेंगे क्या कि भाषा को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से कारक हैं जिससे भाषा प्रभावित हो सकती है। तो भाषा को प्रभावित करने वाले निम्न कारणों में हम लोग यहाँ देखें, स्वास्थ्य, यानी बच्चे जब तक स्वस्थ नहीं होंगे, जब तक उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा तो उनका विकास भी अच्छे से नहीं हो सकता है। यानी इसी तरह से भाषा के बोलने में या भाषा के सीखने में भी उनका मन नहीं लगेगा, क्योंकि जब वो स्वस्थ नहीं है। यानी कहा भी जाता है कि स्वस्थ मन में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। तो अगर स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो बच्चे आसानी से किसी बात को सीख लेंगे, लेकिन जब उनका स्वास्थ्य सही नहीं रहेगा तो उनको भाषा सीखने में या किसी भी काम करने में कठिनाई का अनुभव होगा। तो यानी भाषा को प्रभावित करने में स्वास्थ्य की अहम भूमिका होती है। इसलिए बच्चे को स्वस्थ रखा जाए और उसके लिए स्वस्थ रखने के लिए कुछ गाइडलाइंस भी जारी किया जाए और बच्चे को स्वस्थ रखा जाए ताकि उनकी भाषा का विकास हो सके। दूसरा है बुद्धि। अब ये बुद्धि जो है वह प्रकृति की दी हुई एक अनमोल वस्तु है। यानी ये बुद्धि, तो कुछ बालक तीव्र बुद्धि के होते हैं, उनकी बुद्धि लब्धांक जो है वो अधिक होती है, यानी किसी बात को वह आसानी से सीख लेते हैं, और किसी बच्चे में बुद्धि औसत होती है, यानी उस बच्चे को सीखने में थोड़ा समय लग जाता है। और कुछ बच्चे में बौद्धिक क्षमता जो होती है वह निम्न स्तर की होती है, तो उसको और अधिक समय लग जाता है। तो एक शिक्षक को चाहिए कि जिसकी बुद्धि औसत है या औसत से नीचे भी है तो उसको भाषा को सिखाने का प्रयास किया जाए, क्योंकि उनकी बुद्धि को बढ़ाने के लिए एक सही मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है और बच्चे धीरे धीरे भाषा भी सीख लेते हैं। यानी भाषा पर बुद्धि का भी प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है कि सामाजिक आर्थिक स्थिति। अब बच्चे किस परिवेश में वो रह रहे हैं तो उसकी भाषा का उस पर भी प्रभाव पड़ता है। अगर समाज में अच्छी भाषाओं का प्रयोग किया जा रहा हो तो बच्चे अच्छी बातों को सीख लेंगे, उनकी भाषाएं अच्छी होंगी, उनकी बोलने की कुशलता जो होगी वह अच्छी होगी। और आर्थिक स्थिति, अब ऐसा सामान्य रूप से देखा गया है कि जिस परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी होती है वे उनके भाषा की कौशलता अच्छी होती है, लेकिन जो बच्चे गरीब परिवार के हैं तो उनके बच्चों में भाषा शैली जो है वह भी उसको प्रभावित करती है। यानी आर्थिक स्थिति का मतलब है कि कुछ वर्ग लोग मध्यम वर्ग के लोग हैं, कुछ उच्च वर्ग के लोग हैं, कुछ निम्न वर्ग के लोग हैं, तो उनमें भाषा के सीखने में आर्थिक स्थिति भी प्रभावित करती है। जिस घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती है तो बच्चे चिड़चिड़ेपन हो जाते हैं, यानी उनमें एक नकारात्मक
नकारात्मक भाव का बोध होता है और बच्चे उस तरह से मतलब डेवलप नहीं कर पाते। नेक्स्ट है परिवार का आकार। अब यहाँ परिवार का आकार से मतलब है कि अगर बहुत छोटा परिवार है तो बच्चे के सीखने में यानी भाषा सीखने में उनको समय लग जाता है। लेकिन जब परिवार बड़ा हो तो बड़ा हुआ और उस कई घर में बच्चे हैं तो एक दूसरे के द्वारा वो बच्चे आसानी से भाषा को सीख लेते हैं। यानी उन बच्चों को भाषा सीखने में कठिनाई होती है जिनका परिवार बहुत छोटा होता है, यानी एक दो बच्चे होते हैं या अकेले बच्चे होते हैं, तो उनमें भाषा का विकास अच्छे ढंग से नहीं हो पाता है। तो परिवार भी भाषा को सीखने में एक अहम भूमिका निभाती है। द्विभाषावाद। अब जो है द्विभाषावाद क्या है कि द्विभाषावाद किसी किसी घर में हिंदी के साथ अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता हो या उर्दू भाषा का प्रयोग किया जाता हो, यानी बाइलिंगुअल हो, यानी दो या दो से अधिक भाषाओं का प्रयोग किया जाता हो, तो बच्चे भी वो भाषा सीखने में एक कुशलता अर्जित कर लेते हैं और उसके ज्ञान में भी वृद्धि हो जाती है। तीसरा है संवेगात्मक तनाव। अगर घर की स्थिति अच्छी नहीं है, यानी लोग चिड़चिड़ेपन है, यानी जिस वजह से वे एक दूसरे के प्रति दुर्भावना से जब ग्रस्त होते हैं तो बच्चे तनाव में रहते हैं, तो इससे भी बच्चे के भाषा सीखने में कठिनाई अनुभव होता है। और जितना अच्छा माहौल होगा उसके हिसाब से बच्चे भी अच्छी तरह से सीखेंगे। व्यक्तित्व भी यानी व्यक्तित्व कहने का मतलब पर्सनालिटी भी भाषा को प्रभावित करते हैं। अच्छे घरों के बच्चे जो होते हैं उनकी पर्सनालिटी अच्छी होती है, जिससे बच्चे भी अच्छी बातों को सीख लेते हैं। अब प्रशिक्षण विधि द्वारा भी बच्चों में भाषाओं में सुधार आता है और वो एक अच्छी भाषा को सीख लेते हैं। तो इस तरह से भाषा को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होंगे? स्वास्थ्य, बुद्धि, सामाजिक आर्थिक स्थिति, परिवार का आकार, द्विभाषावाद और संवेगात्मक तनाव, व्यक्तित्व तथा प्रशिक्षण विधि। इसलिए बच्चे को सिखाने के लिए प्रशिक्षण का देना बहुत ही जरूरी होता है। तो ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो को लाइक करें और आगे की तरफ बढ़ाएं। और इसी के साथ भाषा और चिंतन का ये टॉपिक्स समाप्त होता है। अगले टॉपिक के साथ हम लोग फिर नेक्स्ट टाइम में मिलेंगे। तब तक के लिए